बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तिका का नाम है कृतिका। बच्चों, कृतिका के अंतर्गत हम आज अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया निबंध मैं क्यों लिखता हूँ इसे पढ़ना आज हम शुरू करेंगे। बच्चों, ये जो निबंध है ये अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है और अज्ञे जी एक बहुत बड़े निबंधकार और कहानीकार भी थे। तो बच्चों, आज हम इनके द्वारा लिखा गया निबंध मैं क्यों लिखता हूँ, यानी कि जो मेरी लेखन की कला है वो क्यों होती है और क्यों जो कवि हैं और जो लेखक है वो क्यों लिखते हैं, किस वजह से वो लिखते हैं, उसके बारे में यहाँ अज्ञे जी ने लिखा है, जिसे हम यहाँ पढ़ेंगे कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ अज्ञे जी ने ये निबंध लिखा है कि मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं। देखो बच्चों, यहाँ अज्ञे जी ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, हम जो अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जो कुछ चल रहे हैं उसे हम बोलकर भी तो कह सकते हैं ना। तो मैं उसे लिखूं क्यों, मैं क्यों लिखता हूं, क्यों मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं कि मैं इस चीज़ को कागज़ पर उकेर दूं या मैं इसको कागज़ पर लिख दूं। तो ये क्या होते हैं, इसका उत्तर देना बच्चों बड़ा कठिन है। प्रश्न बड़ा सरल है कि मैं क्यों लिखता हूं, प्रश्न तो बहुत सरल है, लेकिन मैं क्यों लिखता हूं इसका उत्तर देना बड़ा कठिन है। इसका सच्चा उत्तर कौन दे सकता है, वो है लेखक की आंतरिक जीवन। आंतरिक यानी लेखक का जो भीतरी जीवन है, उसका जो स्तर है, उसका जो क्रम या जो उसकी सतह है, उससे ये संबंध रखता है कि लेखक लिखना क्यों चाहता है, अपनी जो विचार है उनको पन्नों पर क्यों उकेरना चाहता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना, यानी विचार हमारे मन में इतने सारे आते हैं बच्चों, बहुत विचार आते हैं। हमारा मस्तिष्क कभी भी खाली नहीं रहता, हर वक्त विचारों से घिरा रहता है और इतने विचारों को हम कुछ वाक्यों में बांध दें ये आसान तो नहीं है और जाने संभव भी है या नहीं है। हर कोई व्यक्ति अपने दिमाग में जितने विचार आए उन सबको कागज़ पर या पेज पर लिख नहीं सकता है, क्योंकि उन सब विचारों को वाक्यों में बांधना संभव नहीं है। आगे देखो, इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। स्पर्श मतलब छूना, उपयोगी मतलब लाभदायक या काम का। तो देखो बच्चों, लेखक ये कह सकता है कि कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में इतने सारे विचार आते हैं, उन सब विचारों को तो हम कागज़ पर नहीं उकेर सकते, लेकिन उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, यानी कुछ ऐसे विचार हैं हमारे, कुछ हमारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम छुएं और विशेष रूप से ऐसों को जिन्हें दूसरों के लिए उपयोगी हो, यानी उन विचारों को हम पेजों पर लिखें, उन विचारों को हम लिख करके बतलाएं जो दूसरों के लिए उपयोगी हो और जो हमारे मन मस्तिष्क में चल रहे हैं। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि क्यों लिखता हूं। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। अब देखो, लेखक स्वयं भी उत्तर दे रहे हैं। लेखक कह रहे हैं एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि मैं स्वयं जानना चाहता हूं कि मैं क्यों लिखता हूं। भाई मैं अपने विचारों तक मतलब अपने तक ही उनको रख सकता हूं कि मैं अपने विचारों को अपने तक ही रखूं, दूसरों तक नहीं पहुंचाऊं। यदि मैं दूसरों तक पहुंचाता हूं तो मैं बोल के भी पहुंचा सकता हूं, लेकिन लेखक कहता है मैं उनको क्यों लिखता हूं, मैं लिख करके क्यों पहुंचाना चाहता हूं, मैं स्वयं जानना चाहता हूं, क्योंकि लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। यानी इस प्रश्न को भी मैं लिख रहा हूं कि मैं क्यों लिखता हूं। और वास्तव में सच्चा उत्तर यही है कि जब तक हम अपने विचारों को, अपनी जो अच्छे शब्दों को किसी पन्ने पर या किसी पेज पर नहीं लिखेंगे, तब तक वह दूसरों तक अच्छे विचार नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ लिखता हूं और लिखने से मुझे मन की संतुष्टि मिलती है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। देखो बच्चों, जो लिखने वाले लोग होते हैं, जो लेखक होते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना काम होता है। जिस व्यक्ति को जिस काम करने की इच्छा होती है, जब तक वो उसको पूर्ण नहीं करता उसे संतुष्टि नहीं मिलती। उसी प्रकार क्या है, लेखक जब तक अपने विचारों को लिख नहीं लेता है उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो लेखक कह रहे हैं लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर व्यवस्था, अभ्यंतर मतलब अपनी जो भीतरी मजबूरी है उसको पहचानता है। यानी लेखक के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या लिखना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है। जब तक वो लिखेगा नहीं तब तक उसकी भीतर की जो मजबूरी है उसको वो स्वयं नहीं पहचान पाएगा, जिसके कारण उसने लिखा और लिखकर ही उससे मुक्त हो जाता है। मतलब वो लेखक ये कहना चाहता है कि दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है और जब उन बातों को हम पेज पर लिख लेते हैं, बच्चों कई बार कहा जाता है ना, कई लोग डायरी लिखते हैं,
रात में सोने से पहले अपनी डायरी लिखते हैं। डायरी लिखने से क्या है, उनको बहुत ही एक रिलैक्स अच्छा सा आराम महसूस होता है। अच्छा सा मतलब उनको एक जिसको अपन कह सकते हैं कि वो एक आरामदायक अपना दिमाग को, अपने मस्तिष्क को मुक्त पाते हैं, फ्री पाते हैं, स्वतंत्र पाते हैं कि हमने आज जो कुछ किया उसको अपनी डायरी में लिख दिया, अब हम मुक्त हो चुके हैं। उसी प्रकार लेखक कहता है जो हमारे भीतर की व्यवस्था है, जो हमारी भीतर की मजबूरी है, उसको पहचानने के लिए हमें लिखना बहुत आवश्यक है। और लिखने के बाद में मैं स्वतंत्र हो जाता हूँ, मुक्त हो जाता हूँ। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। तटस्थ का मतलब है बच्चों अलग होकर, यानी कि लेखक कहता है मैं उस आंतरिक व्यवस्था से, मेरे अंदर जो व्यवस्था चल रही है लिखने की, उससे मुक्ति पाने के लिए, उससे स्वतंत्र होने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए मैं अलग होकर के उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता हूँ। विचार जो हमारे मन मस्तिष्क में चल रहे हैं, जब हम उन विचारों को लिख देते हैं और जब हम उनको पढ़ते हैं तो वो हमसे अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो हमसे अलग हो जाते हैं। अब वो हमारे द्वारा लिखे हुए हो जाते हैं, वो हमारे अंदर नहीं है, अब वो हमसे बाहर है। उसे हम भी पढ़ सकते हैं और दूसरे लोग भी उसको पढ़ सकते हैं। आगे देखो, लेखक कहते हैं मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उन सबका लेखन ही कृति होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं, यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद और कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, जैसे संपादकों के आग्रह से, प्रकाशकों के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। अब लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं? कृतिकार से मतलब क्या है बच्चों? लेखक या रचनाकार। ख्याति, ख्याति से मतलब है हमारा यहाँ प्रसिद्ध। संपादक, संपादक कौन होते हैं? जो पुस्तक या पत्र पत्रिकाएं होते हैं उनके लिए सामग्री का जो चयन करते हैं, तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं संपादक। आग्रह करना, आग्रह करना यानी अनुरोध करना या किसी चीज़ की मांग रखना। प्रकाशक कौन होता है? जो पुस्तक को छापता है, वो प्रकाशक होता है। और देख लो बच्चों, संपादक में और प्रकाशक में अंतर है। संपादक तो क्या करता है? पुस्तक और पत्र पत्रिकाओं के लिए सामग्री का चयन करता है। और प्रकाशक क्या करता है? प्रकाशक उस पत्र पत्रिका को या उस पुस्तक को छापता है। तकाजा करना यानी मांग करना या अपेक्षा। आर्थिक यानी धन संबंधी। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरा विश्वास यह है कि सभी कृतिकार, यानी जितने भी लेखक और रचनाकार हैं, सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न ही सबका लेखन ही कृति होता है। मतलब लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कई लोग क्या करते हैं? आर्थिक दबाव के कारण लिखते हैं, मतलब हमको पैसा चाहिए इसलिए लिखते हैं। और कई लोग क्या करते हैं? अपनी मन की व्यवस्था को बाहर निकालने के लिए लिखते हैं। कई लोगों की रुचि इसी में होती है, कई लोगों की वृत्ति होती है लिखनी। तो लेखक कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मेरा विश्वास है कि सारे लेखक और रचनाकार कृतिकार नहीं होते, ना ही सबका लेखन कोई कृति बन जाता है, यानी कृति यानी कोई रचना बन जाता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं, यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने की वजह से, कई लोगों को प्रसिद्धि मिलती है लिखने से, मिलती है ना, प्रसिद्धि मिलती है, तो वो अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए भी लिखते हैं। और कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। कई लोग अच्छा लिखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? फिर वो लिखना बंद कर देते हैं। लेकिन उनके ऊपर कुछ बाहरी दबाव होते हैं, उन बाहरी दबावों की वजह से भी लिखते हैं। जैसे संपादक आग्रह करते हैं, भाई मुझे अच्छी पत्र पत्रिका छापनी है, तो छपवानी है मुझे, तो आप लिखिए। और प्रकाशकों के तगाजे से कई बार प्रकाशक भी तगादा कर देते हैं, भाई आप लोग लिखिए ताकि मैं कुछ छापूं और मेरी प्रेस भी चलती रहे। और आर्थिक आवश्यकता से, कई लेखकों की आर्थिक आवश्यकता, यानी कई लेखकों ने अपनी वृत्ति बना रखी है लिखने के लिए, तो इसलिए भी लोग लिखते हैं। लेखक आगे कहते हैं, पर एक तो कृतिकार हमेशा हमें सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। देखो अब लेखक क्या कह रहे हैं। अब जो लिखने वाला रचनाकार है, कृतिकार है, लेखक है, वो अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद यानी यह अंतर बनाए रखता है कि कौन सी कृति यानी कौन सी रचना भीतरी प्रेरणा यानी भीतरी उकसावा, भीतर से जो हमको प्रेरणा मिली है उसका फल है, और कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। यानी कृतियाँ दो तरीके से लिखी जाती है लेखक के अनुसार। एक तो वह कृति होती है जिसमें क्या करता है लेखक, अपने भीतरी जो उसकी प्रेरणा होती है उस प्रेरणा से लिखता है। एक लेखक लिखता है बाहरी दबाव से, संपादकों के दबाव से, प्रकाशक के दबाव से, आर्थिक दबाव से, ख्याति की वजह से, इस तरीके से लिखता है। तो ये कृतिकार अपने सम्मुख हमेशा ये ईमानदारी का एक अंतर बनाए रखता है कि ये वाली कृति जो मैंने लिखी है ये मेरे अंदर से उपजी है, और ये वाली कृति जो रचना मैंने लिखी है ये मैंने बाहरी दबाव से लिखी है। तो लेखक कहता है दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। अब लेखक ये भी कहते हैं हम किसी पे प्रेशर बनाएं, किसी पे दबाव बनाएं कि नहीं तुम अभिनय करो, नहीं तुम अभिनय करो, तुम अच्छा अभिनय करते हो, चाहे उसे अभिनय करना आता नहीं हो,
नहीं आता है ना अभिनय करना, वो अभिनय नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि कोई वास्तव में कलाकार है और उसे कहा जाए कि तुम अभिनय करो, प्रेशर बनाया जाए उसके ऊपर कि तुम दबाव बनाया जाए तुम अभिनय करो, लेकिन वो वास्तव में कलाकार है तो वह अभिनय अवश्य करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसा एक उन्मेष है। ये क्या है? ये निमित्त मात्र है, उसके अंदर एक उन्मेष जग रहा है। यही बात लेखक कहना चाहता है कि दूसरे यह भी हो सकता है कि बाहर का दबाव वास्तव में बाहर का दबाव नहीं रहता। यानी कोई बहुत अच्छा कलाकार है, उसको हमने कहा उसके पास कोई काम नहीं है और हम वो करना भी नहीं चाहता है, और यदि हम उसके ऊपर दबाव बनाए कि नहीं आप इस फिल्म में अभिनय कीजिए, और वो उस अभिनय को करेगा, तो वह दबाव नहीं रहता, वह भीतरी उन्मेष का निमित्त मात्र बन जाता है। भीतरी उन्मेष मतलब आंतरिक प्रकाश की जागृति, और निमित्त यानी कारण, मतलब भीतर जो उसके अंदर कलाकार छुपा हुआ है वो कला, वो क्या होता है, उसका कारण कौन बन जाता है? बाहरी दबाव। यानी बाहरी दबाव ने उसके ऊपर दबाव डाला, बाहरी लोगों ने कि आप अभिनय करो, और उसका जो भीतर का उन्मेष था यानी उसका जो आंतरिक प्रकाश था वो अब जागृत होकर पर्दे पर सामने आ जाता है। आगे देखो, लेखक कहते हैं यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। मतलब लेखक जब कह रहे हैं, जब कोई कृतिकार यानी कोई भी कलाकार है, किसी रचना को लिख रहा है, किसी लेखन को लिख रहा है, या कोई अभिनय कर रहा है, या किसी भी तरीके की कला को कर रहा है, तो उसका स्वभाव और उसके आत्मानुशासन का बहुत महत्व होता है। आत्मानुशासन यानी अपने लिए स्वयं बनाए गए नियमों का पालन करना, ये आत्मानुशासन कहलाता है। कुछ ऐसे आलसी जीव भी होते हैं, जीव मतलब प्राणी या मनुष्य, जो बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते हैं, और इसी के सारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके भीतर बहुत सारे विचार चलते हैं और वो चाहे तो बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो आलसी होते हैं। वो आलसी होते हैं, वो सोचे कोई हमसे कहेगा तो हम लिखेंगे। तो लेखक कहते हैं कि कई ऐसे लोग भी होते हैं कि वो लिखना चाहते हैं, लेकिन क्या है, उनके अंदर आलस भरा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, वो बाहरी दबाव के बिना लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। जब उनके ऊपर भारी दबाव पड़ता है तो उनके भीतर जो व्यवस्था है, जो आंतरिक उनके अंदर उथल पुथल मची हुई है, उसको वो पन्नों पर उकेर देते हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक कि घड़ी का अलार्म ना बज जाए। मतलब लेखक यहाँ ये बताना चाहते हैं कि कई लोग क्या है, लिख सकते हैं और उनको लिखने की इच्छा भी बहुत होती है, लेकिन उनके अंदर आलस भरा रहता है कि जब तक हमारे ऊपर से कोई दबाव नहीं आएगा तब तक हम नहीं लिखेंगे। ये उस तरह है जैसे प्रातःकाल की नींद क्या है, खुल जाती है, कई बार सुबह नींद खुल जाती है, लेकिन हमने अलार्म लगाया सुबह 6 बजे का और नींद खुल गई हमारी 5 बजे। लेकिन ये लेखक उस तरीके के हैं जिस तरीके का अलार्म बज जाने, नींद खुल जाने पर यदि अलार्म नहीं बजाए तो वो इंतजार करते हैं अलार्म बजने का कि अलार्म को बजने दो तो हम तभी उठेंगे। उसी प्रकार लेखक यहाँ कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लिखना चाहते हैं लेकिन बिना बाहरी दबाव के वो लिखते नहीं है। जब उनके ऊपर भारी दबाव पड़ता है तो उनकी आंतरिक व्यवस्था निकल करके बाहर आती है। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है। यानी अब लेखक क्या कह रहे हैं, अग्गे जी कह रहे हैं इस प्रकार जो लेखक है जिसके ऊपर बाहरी दबाव पड़ा है वो क्या है, वो बाहरी दबाव क्या है, उसके प्रति वो लिखने वाला समर्पित नहीं है कि मेरे ऊपर भारी दबाव पड़ा इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। बच्चों, लिखा कभी भी ऊपर से नहीं जाता है। मतलब किसी ने हमसे कह दिया आप इस विषय पर एक निबंध लिख दीजिए, आप बच्चों से ही कह दिया जाता है इस विषय पर एक निबंध लिख दीजिए। आप खुद दिमाग से सोचो, अगर आपको कोई ऐसा विषय दे दिया जाए जिसको आपने कभी देखा है, पढ़ा है या सुना है, तो आप उसके साथ अपने मन के भाव रखेंगे। तो लेखक कहते हैं जब किसी के ऊपर बाहरी दबाव डाल करके लिखवाया जाता है तो लेखक उस दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता। समर्पित मतलब स्वयं को पूरी तरह काम में लगा देना, यानी उसके प्रति बाहरी दबाव के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हो जाता है, बल्कि वह उसे एक सहायक यंत्र की तरह काम में लेता है। बाहरी दबाव को जो असली लेखक होता है वो उसको किस काम में लेता है, सहायक यंत्र की तरह उसको काम में लेता है, जिसे भौतिक यथार्थ के साथ साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। भौतिक यथार्थ का मतलब होता है जीवन की वास्तविक परिस्थितियाँ, और बाधा का अर्थ होता है बच्चों रुकावट। सहायक यंत्र सहायता करने वाली वस्तु या मशीन। आपको ये समझ में आया होगा, लेखक यहाँ कहना चाहते हैं भाई कई लोग ऐसे होते हैं जो लिखना नहीं चाहते हैं, है ना, उनके ऊपर जब बाहरी दबाव पड़ता है, भारी दबाव की जैसे प्रकाशक है, संपादक है, वो भारी दबाव डालते हैं तो क्या होता है, भारी दबाव पड़ने से वो जो लेखक लिखने वाला होता है उसकी क्या होती है, आंतरिक व्यवस्था बाहर आ जाती है और वो लिखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह बाहरी दबाव को सहायक यंत्र के तरह काम में लेता है, ना कि समर्पित हो जाता है। उसके प्रति वो समर्पित नहीं होता है बल्कि उसको सहायक यंत्र की तरह काम में लेता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ, भौतिक यथार्थ का मतलब है जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के साथ उसका संबंध बना रहे। यानी कि मुझे किसी ने कहा है लिखने के लिए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो
मुझे, लेकिन लेखक कहते हैं अज्ञे जी, मुझे इस सहारे की कभी जरूरत नहीं पड़ी, यानी मुझे बाहरी दबाव की या सहायक यंत्र की कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उससे कभी बाधा भी नहीं होती। लेकिन यदि कोई मुझे बाहरी दबाव आकर के कोई मुझे कहे कि नहीं तुम लिखो, तो मैं लिख भी देता हूँ, उससे मुझे कभी कोई रुकावट भी नहीं आती। आगे देखो, उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहें कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। वही बात लेखक कह रहे हैं कि अब अपने बारे में लेखक बात कर रहे हैं कि मेरे को अगर कोई बाहर से दबाव बनाता है मेरे ऊपर लिखने के लिए, तो मैं उसको क्या है सहायक यंत्र नहीं बनाता हूँ, मेरे तो अंदर आंतरिक व्यवस्था चलती रहती है, मैं तो उसी व्यवस्था के तहत ही मैं लिखता हूँ। और अगर किसी ने बाहरी दबाव बनाया तो मेरे जीवन में कोई रुकावट भी नहीं आती, मेरी लिखने की कला में कोई रुकावट नहीं आती। यदि मैं अपनी इस बात की तुलना अलार्म वाली घड़ी से करूं कि भाई अलार्म की घड़ी बजेगी तभी उठूंगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। मैं सवेरे उठ जाता हूं और यदि अलार्म बज भी जाए, यानी बाद में जो अलार्म है जो सवेरे जगाने के लिए घड़ी में बजता है जो घंटी, उसे अलार्म कहते हैं, यदि बज भी जाए तो मुझे कोई हानि नहीं होती। मैं यदि 5 बजे उठ गया और 6 बजे का अलार्म लगाया है तो मैं 5 बजे उठ जाऊं और 6 बजे अलार्म बजे तो मुझे कोई हानि नहीं होती। उसी प्रकार मैं तो लिखता ही हूँ, यदि मुझे कोई बाहर से दबाव आए तो मुझे कोई बाधा नहीं होती। आगे लेखक क्या कहते हैं, ये भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है, क्या वह नहीं होती है, ये बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। देखो बच्चों, भाषा है जिसको लेखक ने लिखी है, लेकिन उन्होंने अपने मन के भावों को लिखा है कि वो किस तरीके से लिखते हैं, उसी तरीके से यदि हम इसको पढ़ने लगते हैं तो हमको थोड़ा सा कम समझ में आता है कि मतलब उन्होंने किस प्रकार शब्दों का चयन किया है और वाक्यों को बनाया है। लेखक ने लिखा है कि भीतरी व्यवस्था क्या होती है। भीतरी व्यवस्था का मतलब अंदर जो हमारे मजबूरी चल रही है, लिखने की मजबूरी, कि मुझे लिखना ही है, मेरा मन कर रहा है मैं इन चीज़ों को पेज पर लिख दूं, किसी पन्ने पर लिख दूं। ये भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना यानी इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। यानी मैं अभी बताऊं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, यदि आप कोई बच्चे हो तो आप बता सकते हो कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। कई बार क्या होता है, हम बताना चाहते हैं लेकिन हम उसको शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। इसलिए लेखक कहता है जो भीतर की मजबूरी है उसका वर्णन करना बहुत कठिन है, क्योंकि कई बार वो हमसे शब्दों में नहीं बंधती है। क्या वह नहीं होती है, यह बताना शायद कम कठिन होता, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है। कई बार हम नहीं बता सकते हैं कोई बात कि हमारे अंदर क्या चल रही है, तो कई लोग उदाहरण के स्वरूप में बताते हैं, तो हम उसको उदाहरण स्वरूप में भी बता सकते हैं। कदाचित शायद वही अधिक उपयोगी होगा, यानी यदि हम अपनी बात को शब्दों में नहीं बांध सकते हैं तो हम उसको उदाहरण के रूप में बता दें, ये हमारे लिए शायद सही होगा। आगे देखो, लेखक कहते हैं अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। लेखक यहाँ कोई कविता की चर्चा कर रहे हैं। लेखक ने हिरोशिमा पे जब बम गिरा था जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में, उस समय इन्होंने एक कविता लिखी थी, उसके बारे में लेखक कह रहे हैं मैं अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मैं जो कहना चाहता हूँ आपको, यानी मैं बात सच्चो जैसे मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको नहीं समझ में आते, उसको मैं सरल रूप में आपको बताना चाहती हूँ। उसी प्रकार लेखक कह रहे हैं कि अपनी एक कविता की मैं चर्चा करूँ जिससे कि मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। अब लेखक क्या बता रहे हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई, नियमित मतलब नियम पूर्वक, यानी मैं विज्ञान विषय का विद्यार्थी रहा, शुरू से विज्ञान विषय ही मैंने पढ़ा। अणु क्या होता है और कैसे हम रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ, रेडियोधर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं। लेखक क्या है, अज्ञे जी विज्ञान विषय के छात्र रहे हैं, तो उन्होंने लिखा है कि मेरी नियमित शिक्षा, यानी मेरी जो नियमित शिक्षा है वो विज्ञान विषय में ही हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ। देखो बच्चों, रेडियोधर्मी तत्व क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनसे रेडियम धातु के समान अदृश्य किरणें निकलती हैं। हम कहते हैं ना कि एक्सरे करा लो या अपन सिटी स्कैन वगैरह कराते हैं, ये सब रेडियम से निकलती हैं, ये किरणें हैं जो आर पार हो जाती हैं। ये आपने विज्ञान में पढ़ी होगी, जो रेडियोधर्मी तत्वों से निकलती हैं। इनका अध्ययन करते हुए हम उस सीढ़ी तक पहुंचे। लेखक कहते हैं रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन किया हमने, और फिर हमने अणु का भेदन। अणु क्या होता है बच्चों, पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। भेदन यानी खंडन, उसे अवयवों में विभाजित किया। अणु को विभाजित करते हैं ना, अणु को परमाणु में करते हैं, परमाणु को न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में, इनमें विभाजित करते हैं, आपने विज्ञान विषय में पढ़ा होगा। तो लेखक कहते हैं विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए जहां अणु का भेदन संभव हुआ, यानी अणु को जहां भेज दिया, रेडियोधर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं। अब देखो, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था, आप बच्चे हो,
10वीं के बच्चे हो, 11वीं के बच्चे हो, 12वीं के बच्चे हो, ये सब अपनी पुस्तकों में विज्ञान की में पढ़ रहे हो। अणु क्या है, परमाणु क्या है, अणु को कैसे तोड़ा गया, परमाणु को कैसे तोड़ा गया, उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपने प्रैक्टिकली देखी नहीं है, प्रायोगिक रूप से आपने कहाँ देखा है कि अणु क्या है और परमाणु क्या है। लेकिन इन सब का पुस्तकीय ये सैद्धांतिक ज्ञान आप सभी को होता है। इसीलिए लेखक कह रहे हैं इन सब का पुस्तकीय सैद्धांतिक ज्ञान, पुस्तकीय यानी पुस्तकों में लिखा हुआ, सैद्धांतिक यानी सिद्धांतों पर आधारित। आप विज्ञान विषय में सिद्धांत पढ़ते हो, हर कोई जितने भी प्रैक्टिकल हैं, जितने भी प्रायोगिक कार्य हैं, वो सब सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। फिर जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा, हिरोशिमा जापान का एक बहुत बड़ा शहर था, तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण मैं पढ़ता रहा। परवर्ती प्रभावों का मतलब जो बाद में प्रकट होने वाले प्रभाव या परिणाम। यानी यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैं विज्ञान विषय का छात्र था और मैंने ये सब चीज़ें, रेडियोधर्मी तत्व, अणु, परमाणु सब पढ़े, उनका भेदन पढ़ा, इन सब का मुझे पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान था। लेकिन फिर जब हिरोशिमा जापान का जो एक शहर था, वहाँ जब अणु बम गिरा तो उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके जो बाद में परिवर्ती यानी अणु बम गिरने के बाद में क्या प्रभाव हुए, उनका विवरण, यानी उनका विवरण का मतलब है उनका बोरा या विस्तार से मैं उसको पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आया। यानी उसके जो प्रभाव पड़े, अणु बम को जो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर डाला, उसके जो प्रभाव पड़े, उसके ऐतिहासिक प्रमाण यानी इतिहास पर आधारित प्रमाण भी सामने आए। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। विज्ञान का ये दुरुपयोग था या सदुपयोग था बच्चों? विज्ञान का ये बहुत बड़ा दुरुपयोग था। विज्ञान में जो हमने आविष्कार किए हैं वो अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं को चलाने के लिए, पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए किए, ना कि किसी जीव को मारने के लिए हमने ये आविष्कार किए हैं। तो ये विज्ञान का दुरुपयोग था जिसके प्रति बुद्धि का विद्रोह मतलब विरोध। जब बच्चों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जब अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी शहर पर जो ये बम डाले, बच्चों इसको हमने एक कविता के रूप में भी पढ़ा था। तो इसकी सब ने, जितने भी हमारे जो हमारा संसार है, संसार में जितने भी देश हैं, उन सब ने इसकी बहुत बुराई की और निंदा की। तो विज्ञान का ये जो दुरुपयोग हुआ, उसके प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। बुद्धि का विद्रोह मतलब विरोध स्वाभाविक था। हर इंसान की बुद्धि, जो बुद्धिजीवी है, उसने सब ने इसका विद्रोह किया। मैंने लेख आदि में कुछ भी लिखा, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसके तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। देखो बच्चों, अनुभव के आधार पर हम कुछ लिखते हैं, हम कुछ पढ़ने के आधार पर कुछ लिखते हैं, हम कुछ जान रहे हैं उसके आधार पर हम कुछ लिखते हैं। ये सारा हमारा अनुभव है। तो देखो, अनुभूति का स्तर से परे यानी मन में स्वयं उठने वाली भावनाओं में बौद्धिक पकड़, बुद्धि या तर्क द्वारा ग्रहण करना, तर्क संगति तर्कों का प्रयोग करना, यानी तर्क करना, बातचीत करना और बातचीत में अपनी बात रखना, सामने वाले की बात भी सुनना। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि मैंने भी लिखा, हिरोशिमा के ऊपर जो बम डला उसके ऊपर मैंने लेख लिखा, पर अनुभूति के स्तर पर, अनुभूति का स्तर मतलब मेरे मन में क्या भावनाएं उठ रही है। भाई, हिरोशिमा पर जब बम गिरा तो कितने लोग आहत हुए, कितने मर गए, उसका इतिहास आज तक चला आ रहा है बच्चों। आज तक भी लोग वहाँ उस बम की जो मतलब कि उसके जो परवर्ती प्रभाव है उनसे परेशान हो रहे हैं। तो लेखक कह रहे हैं मैंने जो कुछ लिखा अपने मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर जो चल रहा है, मेरी मन की भावनाओं के ऊपर से मैंने होकर के लिखा और मेरे मन में जो व्यवस्था है उसके बारे में मैंने लिखा। वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, बुद्धि या तर्क द्वारा। मैंने जो लिखा है वो अपने मन की व्यवस्था के आगे लिखा है, बुद्धि या तर्क की पकड़ के साथ मैंने उसको नहीं लिखा। उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। यदि मैं तर्कों का प्रयोग करूँ, दूसरे लोगों से बातचीत करूँ, तर्क करूँ, तब मैं कुछ और लिखता। लेकिन मैंने हिरोशिमा पर जो कविता लिखी या जो कुछ भी लिखा वो अनुभूति के स्तर पर लिखा, यानी मेरे मन में क्या चल रहा है हिरोशिमा के लोगों के बारे में, उसे मैंने यहाँ लिखा। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूँ युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमाओं पर देखा था कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी। और जीव के इस अपव्यय में जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि मैंने इस विषय में, हिरोशिमा पर जो बम डाला उस विषय पर मैंने लेख लिखा, मैंने कविता नहीं लिखी। जब तक लेखक ने लेख लिखा, लेखक जब तक जापान नहीं गए और जापान जाकर उन्होंने वहाँ हिरोशिमा की स्थिति को नहीं देखा, तब तक उन्होंने कविता ना लिख करके इसके ऊपर लेख लिखा जो उनकी मन की अनुभूतियाँ थी, यानी उनके मन में क्या चल रहा था उसी के बारे में लेखक ने लिखा। अब लेखक आगे क्या कह रहे हैं कि युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा
जहाँ असम राज्य है वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, वहाँ के बारे में लेखक कह रहे हैं कि सैनिक क्या करते थे, ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक करके मछलियाँ मारते थे। भाई सैनिकों को कितनी मछली चाहिए, 10, 20, 30, 40, ये थोड़ी कि हजारों मछलियों को तुम एक साथ मार दो। तो बम जब वो डालते थे समुद्र में, उसमें नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, तो हजारों मछलियाँ मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकताएं बहुत थोड़ी सी होती थी। उसी प्रकार यदि हम मछलियों को मार रहे हैं वो भी जीव है, और यदि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को बम डाल के मार रहा है तो वो भी जीव है। तो लेखक कहते हैं क्यों मारना, जीव का अपव्यय क्यों करना, और जीव यानी जीवित प्राणी या जीवन अपव्यय यानी व्यर्थ में क्यों नष्ट किया जाना, व्यथा यानी पीड़ा यानी कष्ट। तो लेखक यहाँ कहते हैं जिस प्रकार हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम डाला, अमेरिका ने, तो वहाँ हजारों लोगों की जानें चली गई, लाखों लोगों की जानें चली गई। उसी प्रकार थोड़ी सी मछलियों के लिए ब्रह्मपुत्र में सैनिक क्या किया करते थे, बम डाल देते थे, उन्हें थोड़ी सी मछलियों की आवश्यकता होती थी, उसके लिए वे हजारों मछलियों को मार देते थे। और यानी जीवित प्राणी या जीव की इस व्यर्थ नष्ट किए जाने की जो पीड़ा मेरे अंदर उमड़ी, उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। यानी मैंने ये सब होते हुए देखा ब्रह्मपुत्र में, तो मैंने अपने आप ही हिरोशिमा में जो बम डाला उसमें जो व्यर्थ अनुभव हुआ, जो जीव का नाश हुआ, उसका अनुभव मैंने अपनी अनुभूति के द्वारा बाहर निकालकर पन्नों पर लेख के माध्यम से लिख दिया। आगे देखो, लेखक कह रहे हैं जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियोधर्मी पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, कम से कम कृतिकार के लिए। आहत का मतलब होता है बच्चों घायल होना या प्रभावित होना। प्रत्यक्ष अनुभव यानी सामने से कोई चीज देखना है या स्वयं देखकर होने वाला अनुभव। तो लेखक कह रहे हैं अब लेखक को जापान जाने का अवसर मिला, जब हिरोशिमा पर बम डाला उसके बाद में लेखक जापान गए तो हिरोशिमा भी गए। वहाँ उन्होंने अस्पताल में देखा कि रेडियम पदार्थ से, रेडियम पदार्थ अणु परमाणु बम जो डाला उससे जो लोग घायल हुए वो कितने वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष यानी स्वयं देखकर सामने का अनुभव किया मैंने। पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। अनुभूति में बच्चों संवेदना और कल्पनाएं दोनों आ जाती है। अनुभव तो हम किसी चीज को देख करके जानना, अनुभव क्या है, हमने कोई चीज देख ली, हमने जान लिया, फिर हम उसको आगे जब कभी उसी चीज को दोबारा मतलब अपना उसका सामना करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि हमने इसको पहले इसका सामना किया हुआ है, तो अब हमें किस तरह करना चाहिए। लेकिन अनुभूति बहुत गहरी चीज है, कम से कम एक कृतिकार यानी एक रचनाकार या लेखक के लिए। आगे देखो बच्चों, अनुभव तो घटित का होता है। अनुभव घटित मतलब जो घट चुका है, जो हमारे सामने हो चुका है, जिसको हमने फेस किया है, जो हमारे सामने हुआ है, वो अनुभव है। यानी कई लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत अनुभवी हूँ इस चीज़ का, यानी अनुभव तो वो होता है जो हमारे सामने घट चुका है। पर अनुभूति क्या होती है, अनुभूति संवेदना और कल्पना के सारे सत्य को आत्मसात कर लेती है। अनुभूति क्या होती है, संवेदना यानी भाव बोध समान भावना, कल्पना यानी मान लेना जो हमारे विचार हमारे अंदर चल रहे हैं, जिनको हम कल्पित कर रहे हैं, जो कल्पनाएं हमारे अंदर चल रही है। तो लेखक कहता है अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। आत्मसात कर लेती है यानी अपना लेती है, यानी स्वीकार कर लेती है। अनुभव घटित होता है, हमने इस चीज का अनुभव किया, लेकिन अनुभूति क्या होती है, अनुभूति उसकी जो संवेदनाएं हैं और जो भावनाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो हमारे अंदर चली गई है, वो अनुभूति होती है। जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। अब लेखक यहाँ क्या बता रहे हैं, लेखक कह रहे हैं मैं जब हिरोशिमा गया तो मेरे सामने बम नहीं डला, मेरे सामने लोग कहरा नहीं रहे थे, मेरे सामने लोग मर नहीं रहे थे। यदि मैं ये सब चीज़ देखता तो ये सब मेरा अनुभव होता, लेकिन वास्तव में मेरे साथ ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ, मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जो घटित के अनुभव में आया हो वही आत्मा के जो अब घटित के यानी मेरे अनुभव के सामने जो आ रहा है, मैं लोगों को अब तड़पते हुए देख रहा हूँ, अस्पतालों में जो मैं देख रहा हूँ, शहर की जो स्थिति जो मैं देख रहा हूँ, वही मेरी आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश यानी उज्ज्वल प्रकाश स्पष्ट स्वरूप के रूप में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है, यानी मन में किसी घटना या दृश्य का साकार होना। यानी लेखक जापान गया, उसके सामने कुछ घटा नहीं, लेकिन जो घटा हुआ है उसको जब उसने देखा, जो निकल चुका है उसको जब उसने देखा, उसकी जो प्रवृत्ति प्रभाव जो वो देख रहे हैं लेखक, वो क्या है, एक ज्वलंत प्रकाश के रूप में उनकी आत्मा में उनके सामने आ जाते हैं कि इस तरह जरूर कुछ हुआ होगा। और उन लोगों से क्या हो जाती है, संवेदना हो जाती है, क्या हो जाती है, अनुभूति हो जाती है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। क्या हो जाती है वह अनुभूति, प्रत्यक्ष यानी बिल्कुल सामने आ जाती है कि जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा, लोग बहुत पीड़ा से कह रहे होंगे। आगे देखो,
तो हिरोशिमा में सब देखकर बड़ी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि उसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। यानी अभी भी लेखक ने सब कुछ देखा, हॉस्पिटल भी गया, अस्पताल में जाके लोगों को देखा, किस तरह लोग परेशान हो रहे थे, जमीन पर भी परवर्ती प्रभाव भी देखे। तो इन सबसे क्या हुआ, उनको अनुभूति तो हुई, लेखक को, लेखक के अंदर संवेदनाएं पैदा हुई, लेखक के अंदर कल्पनाएं पैदा हुई। लेकिन लेखक कह रहे हैं मैंने तत्काल यानी उसी समय कुछ लिखा नहीं, उस समय मैंने कुछ नहीं लिखा हिरोशिमा बम विस्फोट के ऊपर, यानी जो बम डाला गया था उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अभी कुछ अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। कसर का मतलब कमी थी, अभी कुछ अनुभूति और बाकी थी होनी मेरे अंदर, कि मैं कुछ और ग्रहण करूं, और कुछ देखूं, कुछ ऐसी संवेदनाएं, कुछ ऐसी कल्पनाएं देखूं जिनको मैं कागज पर लिख सकूं। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होगी। देखो, लेखक को यहाँ अभी भी कुछ अनुभूति की कमी लग रही है, यानी वो जापान के शहर में लोगों को देख रहा है, जापान उसके परिवर्ती प्रभाव भी देख रहा है, फिर भी कह रहा है नहीं, कुछ ना कुछ कमी थी, मुझे मतलब कुछ ऐसा घटित हुआ देखना था जो मेरे को अंदर तक झकझोर दे। तो एक दिन लेखक ने क्या किया, सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। एक पत्थर जो कि काला था, उसके ऊपर एक लंबी उजली छाया देखी, किसी जीव की, किसी की व्यक्ति की छाया देखी। विस्फोट के समय वहां कोई खड़ा रहा होगा। लेखक ने बताया जब वो बड़ा पत्थर था, उस पत्थर के पास में जब विस्फोट हुआ होगा उस समय कोई व्यक्ति वहां खड़ा रहा होगा, और विस्फोट से जब रेडियोधर्मी तत्व बिखरे होंगे तो उन पत्थर पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होगी। यानी जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ गिरे वो किसमें रुद्ध हो गए होंगे, उस पत्थर के अंदर चले गए होंगे। और जो पास में खड़ा हुआ आदमी था उसका क्या हुआ होगा, और जो आसपास से आगे बढ़ गई उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया, जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। यानी लेखक कहते हैं वो सड़क पर घूम रहे थे तो उन्होंने एक काला पत्थर देखा, उसके ऊपर एक उजली सी छाया थी। तो लेखक ने अनुमान लगाया कि जरूर जब रेडियोधर्मी पदार्थ यानी परमाणु बम या अणु बम जो भी गिरा होगा, उसके कुछ जो रेडियोधर्मी तत्व है वो इस पत्थर में आकर के समाये होंगे, और पत्थर से निकल करके जब वो आगे जा रहे होंगे तो वो व्यक्ति जो वहां खड़ा होगा वो तो भाप बन के उड़ गया होगा। जब पत्थर ही इतना काला रह गया, जब पत्थर इतना काला हो गया तो वो व्यक्ति जो वहां खड़ा था वो भाप बन के उड़ गया, और उस व्यक्ति की जो परछाई उस पत्थर पे बन रही थी, बच्चों रेडियोधर्मी पदार्थ है वो तो पूरा चित्र खींच देते हैं, तो उस व्यक्ति की जो एक उजली परछाई उस पत्थर पर, काले पत्थर पर बनी हुई रह गई। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी, देखो बच्चों कुछ इंग्लिश के शब्द भी आते हैं, समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना, समूची मतलब सारी, थप्पड़ सा लगाने यानी हृदय पर आघात लगा कि उस वक्त उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यतीत हुआ होगा कि रेडियोधर्मी पदार्थ पत्थर पर गिरे और पत्थर पर उसकी परछाई बन रही थी, उस पर वो परछाई उसकी बन गई और उन पदार्थों ने उस व्यक्ति को भाप बना करके उड़ा दिया होगा। उस वक्त कैसी दुखद घटना हुई होगी, उसे देख करके लेखक कह रहे हैं हृदय पर एक आघात सा लगा। अवाक, इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया। मैं कहूं कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया और इसी में से वह व्यवस्था जागी। अब लेखक क्या कह रहे हैं, अवाक में एकदम मौन रह गया उस पत्थर को देखकर जिसके ऊपर किसी व्यक्ति की परछाई बनी हुई थी। रेडियोधर्मी पदार्थ से उस व्यक्ति की जो परछाई थी वो उस पत्थर के ऊपर रह गई। और बच्चों इसको आप विज्ञान में पढ़ोगे, पत्थर काला पड़ गया और हो सकता है क्या, वो तो वही होगा, रेडियोधर्मी पदार्थ हड्डियों तक को गला देता है, तो वह व्यक्ति तो भाप बनकर उड़ गया। इन सबको देखकर लेखक कहते हैं मेरे हृदय पर एक बड़ा भारी आघात हुआ और अवाक यानी मौन, इतिहास यानी जैसे कहीं भीतर सहसा अचानक एक जलते हुए सूरज सा उगाया और डूब गया। यानी अचानक मेरे को लगा जैसे इतिहास का सूरज मेरे अंदर एकदम उदय हो गया और उदय होने के साथ ही वो अस्त भी हो गया। मैं क्या कहूँ, लेखक कहते हैं उस क्षण अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। लेखक कहते हैं उस वक्त का जो अणु विस्फोट था जो हिरोशिमा पर डाला, जिसे मैं अब खड़ा होकर देख रहा हूँ, मेरे को लगा जैसे अभी तुरंत क्या हुआ है, अभी अणु विस्फोट हुआ है और वो एक क्षण के लिए मेरी अनुभूति प्रत्यक्ष में यानी मेरी संवेदनाओं में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया यानी भोगने वाला बन गया कि मुझे इस तरह अनुभूति हुई, इस तरह मेरे अंदर कल्पनाएं और संवेदनाएं आ गई जैसे मैंने स्वयं ने हिरोशिमा के अणु विस्फोट को भोगा है। और इसी से यह व्यवस्था जागी और इसी से मेरे अंदर ये मजबूरी या मेरी अभ्यंतर जो मेरी व्यवस्था है लिखने की वो जाग गई।
भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। भीतर की जो आकुलता थी, भीतर जो अनुभूति हो रही थी, जो विवशता थी, जो मजबूरी थी, जो बेचैनी थी, वो बुद्धि के क्षेत्र से निकल करके यहाँ जो बुद्धि होती है, जिसको हम बुद्धि से मैं लिखता हूँ लेखक कहते हैं, उससे निकल करके मेरी संवेदना के क्षेत्र में आ गई। यानी मेरी अनुभूति बन गई वो जो कुछ भी मैंने वहाँ देखा। और फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका। मतलब एकदम उससे अलग करना, अपन उन लेखक ने जैसे ही देखा, कलाकार का मन बहुत कोमल होता है कि किस तरह वो व्यक्ति यहाँ से भाप बन के उड़ा होगा और उसकी किस तरह परछाई बनी होगी। तो क्या हुआ, लेखक के मन के जो भीतर आकुलता थी वो बढ़ गई और वो बहुत बेचैन हो गए। तो लेखक कहते हैं मैं उससे निकलने में, यानी जो परिस्थितियां बनी उस वक्त की, उससे निकलने में मुझे थोड़ा समय लगा। फिर मैं धीरे धीरे उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। फिर अभी तक तो लेखक ने हिरोशिमा के अंदर अपनी अनुभूतियों के आधार पर लेख लिखा। आज लेखक ने स्वयं ने अपनी आंखों से देखा और उसको अपने अंदर महसूस किया, उसके ऊपर लेखक ने कविता लिखी। लेखक कहते हैं वो कविता मैंने जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे, मतलब भारत में मैं आया, जब भारत लौट रहा था जापान से, तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे मैंने ये कविता लिखी। ये कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब मैंने क्या लिखा इस कविता के बारे में, ये अच्छी है बुरी है, लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, मेरे निकट वह सच है, क्योंकि यह अनुभूति प्रसूत है और यही मेरे निकट महत्व की बात है। अनुभूति प्रसूत का मतलब गहरे प्रभाव से उपजना। यानी जो कविता मैंने लिखी रेलगाड़ी में बैठे बैठे, जो कि मैं जापान से जब भारत आ रहा था, तो ये कविता आप लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेखक कहते हैं ये मेरे बहुत निकट है, मेरी अनुभूति प्रसूत है, यानी मेरे गहरे प्रभाव से, मेरी मन की संवेदनाओं से, मेरे मन की कल्पनाओं से, और जिसे मैंने ग्रहण किया है, जिसे मैंने देखा है, मेरी जो बेचैनी से ये कविता उपजी है, वह मेरे निकट महत्व की बात है, जो कि मेरे बहुत ही निकट है या मेरे बहुत समीप है। तो देखो बच्चों, आज हमने अज्ञे जी द्वारा लिखा हुआ ये लेख कि मैं क्यों लिखता हूँ, इसको पढ़ा और लिखने के कारण भी पढ़े कि लिखने का कारण भीतरी व्यवस्था भी लिखने का कारण हो सकता है और बाहरी दबाव भी लिखने का कारण हो सकता है। लेकिन बाहरी दबाव है जो केवल सहायक यंत्र के रूप में ही कार्य कर सकता है। बाहरी दबाव हमको इस तरह दबाव नहीं पड़ सकता कि हमको लिखना ही है तो हम कुछ अच्छा लिख सके। बाहरी दबाव केवल सहायक यंत्र का कार्य करता है। भीतरी व्यवस्था है, जो भीतरी अभियंतर है हमारा, वो हमें लिखने के लिए मजबूर करता है। तो बच्चों, आज हमारा ये पाठ कि मैं क्यों लिखता हूँ हमने आज शुरू किया और हमारा आज ये पाठ यहाँ समाप्त हो गया है। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक आप इसे पढ़िए और इसे पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।